Hello everyone of class 12th. It's a refraction of convex spherical surface. एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है विद रिस्पेक्टिव इंडेक्स म्यू टू. इसको एक रेयरर मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन है उसमें रखा हुआ है. और जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, कॉन्वेक्स जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वो म्यू वन वाले रेयरर मीडियम की तरफ को रख रखा है. ये ओ पर ऑब्जेक्ट है, इससे आने वाली रे आप देख रहे हैं रिफ्रैक्ट होकर के यहाँ चली गई है, ये इमेज बन गई इसकी. ये एंगल माना अल्फ़ा है, ये वाला एंगल माना बीटा है. यहाँ पर एक नॉर्मल हमने डाल दिया तो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा ये आई हो गया. ये पॉइंट ए कहलाया. ए से हमने ये एन जो है इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया. ये पोल हो गया पी, समझ पा रहे होंगे. अब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल यू होगी, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल ये वी होगी. ये पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस को आर कहेंगे. ये एंगल माना गामा है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है आर. अब व्हेन ऑब्जेक्ट लाई इन द रेयरर मीडियम एंड द इमेज फॉर्म्ड इज रियल, जब इमेज ऑब्जेक्ट जो है वो रेयरर मीडियम में है और उसकी इमेज रियल बनती हो तो क्या कंडीशन आएगी. एंगल ए ओ पी अल्फा मैंने बताया, इस एंगल को हमने बीटा कह दिया, ये वाले एंगल को हमने गामा कह दिया. अब ए एन परपेंडिकुलर ओ आई, ये मैंने बोला ए एन जो है परपेंडिकुलर है ओ आई पर, ठीक हो गया. तो आई इज इक्वल टू ये एंगल आई होगा, ये एक्सटर्नल एंगल की तरह काम कर रहा है. इस ट्राइंगल में आप ध्यान से देखिएगा अल्फा बीटा ये दो एंगल हैं. इस साइड को आगे बढ़ा करके अगर हम इस एंगल की बात करें, नहीं अल्फा और गामा ये वाला जो साइड है ना, ये एक ट्राइंगल है हमारा इस तरीके से, इस साइड को अगर आगे बढ़ा दें तो ये एंगल जो बनेगा आई, ये इन दोनों के सम के बराबर होगा. ये अल्फा है, ये गामा है, तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा प्लस गामा. अब ये बहुत छोटे एंगल हैं, अल्फा और गामा जो हैं वो कितने छोटे हैं, बहुत ज़्यादा छोटे एंगल हैं. तो अल्फा प्लस गामा को हम 10 अल्फा प्लस 10 गामा भी लिख सकते हैं. आई इज इक्वल टू 10 अल्फा प्लस 10 गामा. अब 10 अल्फा कैलकुलेट कर दीजिए यहाँ से. 10 अल्फा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा ए एन अपॉन ओ एन, ए एन अपॉन ओ एन हो गया. और 10 गामा कैलकुलेट करिए यहाँ से, ये गामा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ए एन अपॉन एन सी हो जाएगा, ए एन अपॉन एन सी हो गया. इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ रख दीजिए इसमें. आई इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन ओ ये वाला, और ये हो जाएगा ए एन अपॉन एन सी. ठीक हो गया, आ रही होगी बात समझ में, ये आ गया. अब देखो एन ओ, अब ये इसका अपर्चर जो है वो बहुत छोटा है, बहुत छोटा अपर्चर है. बहुत छोटे अपर्चर के लिए क्या होगा, अपर्चर ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज वेरी स्मॉल. तो पॉइंट एन जो होगा वो क्लोज टू पॉइंट पी होगा. इसका मतलब जो एन ओ होगा, ये एन ओ, एन से ओ तक की डिस्टेंस ये वाली, ये पी ओ के बराबर हो जाएगी, और एन सी जो है वो पी सी के बराबर हो जाएगा. तो उसको रख देंगे हम यहाँ पर इस वाली इक्वेशन थर्ड में. आई इज इक्वल टू हो जाएगा ए एन अपॉन पी ओ, एन ओ के बदले, और ए एन अपॉन एन सी के बदले पी सी. इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी. अब आप देखिए इन ट्राइंगल ए सी आई कहाँ बनेगा, देखो ए सी आई वाले में ये बीटा है, ये आर है, ये इधर बना हुआ है, ये गामा है. अगर आप आर को देखें ए सी आई, ये आप गामा जो हो जाएगा ये हो जाएगा आर प्लस बीटा. गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा, तो आर इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा. फिर वही बात आई, बीटा एंड गामा आर वेरी स्मॉल एंगल्स, देन वी कैन राइट इट आर इज इक्वल टू 10 गामा माइनस 10 बीटा. अब 10 गामा कैलकुलेट करिए यहाँ से. 10 गामा की वैल्यू तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, ए एन अपॉन एन सी. 10 बीटा निकाल दीजिए. 10 बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर ए एन अपॉन एन आई. तो ए एन अपॉन एन आई हो जाएगा, ये समझ रहे होंगे. ये हो गया 10 गामा इज इक्वल टू, यहाँ से 10 गामा इज इक्वल टू हो जाएगा आर प्लस 10 अल्फा 10 बीटा. नहीं, इनकी वैल्यू निकाल दी हमने. अब 10 गामा निकाला, ए एन अपॉन पी सी आया, बिकॉज पी और एन जो है वेरी क्लोज हैं, तो एन सी को पी सी कह दिया. वैसे ही 10 बीटा इक्वल टू ए एन अपॉन एन आई आया था, इसको ए एन अपॉन पी आई कह देंगे, बिकॉज एन एंड पी आर वेरी क्लोज. इन दोनों को इसमें रख दीजिए. आर इज इक्वल टू हो जाएगा ए एन अपॉन पी सी माइनस ए एन अपॉन पी आई. अब म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ म्यू टू विद रिस्पेक्ट टू म्यू वन. म्यू टू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन के सापेक्ष जो है म्यू अगर है, तो म्यू इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू टू अपॉन म्यू वन साइन आई अपॉन साइन आर होगा. अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर. ये एंगल बहुत स्मॉल हैं, तो आप साइन आई और साइन आर को खाली आई और आर लिख सकते हो. तो म्यू वन इंटू आई इज इक्वल टू म्यू टू इंटू आर. आई और आर की वैल्यू पहले जो निकाली थी उसको यहाँ पर प्लांट कर दो. म्यू वन इंटू ए एन अपॉन पी सी प्लस ए एन अपॉन पी ओ प्लस ए एन अपॉन पी सी इक्वल टू म्यू टू इंटू ए एन अपॉन पी सी माइनस ए एन अपॉन पी आई. ये अभी निकाला था हमने इनकी वैल्यूज, नहीं ये निकाली हैं. इन वैल्यूज़ को ये रहा आर की वैल्यू, इसी प्रकार से आई की वैल्यू निकाली थी हमने, ये रही आई की वैल्यू. इनको रख देंगे. इनको रखने के बाद सिंपल कैलकुलेशन करके हमारा ये इक्वेशन आ गया. म्यू ये सिंपल है, इनकी वैल्यू म्यू वन अपॉन पी ओ, म्यू टू अपॉन पी आई, इसको यहाँ भेज दिया, और म्यू टू अपॉन पी सी
μ1 माइनस पी सी आया, पी सी एलसीएम ले लिया तो एक साथ ही आ गया। अब आप देखिए इनकी वैल्यूज़ को प्लांट करिए। μ1 अपॉन पी ओ, पी ओ क्या है, पी से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा निगेटिव होगी तो माइनस यू आ गया। इसी प्रकार से μ2 अपॉन वी आ गया, पी आई की वैल्यू, इमेज की डिस्टेंस v हो गई, और पी सी सेंटर ऑफ कर्वेचर की वैल्यू पी से डिस्टेंस पोल से नापेंगे तो वो आएगा r, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये आ गया आपका r। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, अगर आप इसमें μ1 से डिवाइड कर दें तो 1 अपॉन म्यू, नहीं u है ये, μ1 से डिवाइड कर दिया 1 अपॉन u प्लस μ2 अपॉन μ1 अपॉन v, और यहाँ μ2 अपॉन μ1 माइनस μ1 से μ1 कट गया, μ1 को आपने डिवाइड कर दिया तो अपॉन क्या हो जाएगा r, μ1 अपॉन, यहाँ पर मैं लिखना भूला हूँ, μ1 अपॉन हो जाएगा μ1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन u माइनस 1 अपॉन u, इसको बोलते हैं म्यू, μ2 अपॉन μ1 को बोलते हैं म्यू, म्यू अपॉन वी माइनस ये भी म्यू होता है, म्यू माइनस 1 अपॉन r। ये कंडीशन होती है कंडीशन नंबर 1, जब क्या हो, एक डेंसर ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा वाला रिफ्रैक्टिंग स्फेरिकल सरफेस जो है वो कम रेयरर जो है मीडियम में रखा जाए, और ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में हो, इमेज उसकी रियल बन रही हो, तो एक कंडीशन है।